नमस्कार। खबर दुनिया में आज देखेंगे ईरान पर इजराइल के आरोप के बाद खड़ा हुआ विवाद, राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने समेट लिया है कारोबार, साउथ चाइना सी पर फिर खड़ा हुआ विवाद और दुनिया रंग बिरंगी में बात करेंगे अम्यूजमेंट पार्क में अधर में लटकी जिंदगियों की। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वा मित्रा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बीते दिनों उन्होंने ईरान पर एक बड़ा आरोप लगाया कि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम अमेरिका से हुए परमाणु समझौते के बाद भी जारी रखा। इस आरोप से तिलमिला ईरान ने नेतन्याहू को कुख्यात झूठा कहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान में 2009 के बाद परमाणु विस्फोटक उपकरण के निर्माण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर आरोप लगाया है कि तेहरान ने दुनिया की नजरों से छिपकर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की। नेतन्याहू ने एक लाइव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार को हजारों की संख्या में दस्तावेज मिले हैं, जिनसे पता चला है कि ईरान समझौते के बाद भी परमाणु कार्यक्रमों में संलिप्त था। उन्होंने कहा, इन फाइलों में तमाम चीजें हैं, दस्तावेज, प्रेजेंटेशन, ब्लूप्रिंट, वीडियो और भी बहुत कुछ है जो ईरान के दोष को सिद्ध करते हैं। नेतन्याहू के आरोपों के बाद ईरान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेतन्याहू को कुख्यात झूठा बताया है। ईरान ने कहा कि इसका उद्देश्य जुलाई 2015 में हस्ताक्षरित ईरानी परमाणु समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगामी फैसले को प्रभावित करना है। इजराइल के आरोपों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह 12 दिनों के भीतर फैसला करेंगे कि अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से अलग होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स का कहना है कि मिसाइल के जरिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले परमाणु हथियार विकसित करने के ईरान के प्रयासों के संबंध में इजराइल ने हाल ही में सूचना दी है। सैंडर्स ने कहा कि यह तथ्य अमेरिका के पास लंबे समय से उपलब्ध सूचनाओं से मेल खाते हैं। कहा जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप को 2015 के ईरान परमाणु समझौते से अलग होने के लिए ठोस वजह दे दी है। इस समझौते के तहत ईरान खुद पर लगाए गए प्रतिबंधों के बदले में अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों को बंद करने पर सहमत हो गया था। इधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरानी परमाणु मुद्दे के बारे में कहा कि 2009 के बाद ईरान में परमाणु विस्फोटक उपकरण के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का कोई विश्वसनीय संकेत नहीं मिला है। एजेंसी ने कहा है कि उसने इस मुद्दे पर विचार बंद कर दिया है। इजराइल के आरोप के बाद अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते पर क्या रुख अपनाता है, यह देखना होगा। इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के होलोकॉस्ट पर दिए एक भाषण को यहूदी विरोधी मानकर उसकी निंदा की है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने रामल्ला में भाषण के दौरान कहा कि यूरोप में यहूदियों का उत्पीड़न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का नतीजा था। उसके पीछे धार्मिक कारणों को दोष नहीं दिया जा सकता। उनके इस बयान की निंदा करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अत्यंत अज्ञानता और बेशर्मी से उन्होंने दावा किया कि यूरोप में रहने वाले यहूदियों का उत्पीड़न और हत्या उनकी यहूदी होने की वजह से नहीं, बल्कि ब्याज पर कर्ज देने की वजह से की गई। दरअसल महमूद अब्बास ने दावा किया था कि यूरोप और जर्मनी में यहूदियों का व्यापक उत्पीड़न उनके धार्मिक विश्वास के कारण नहीं, बल्कि साहूकारी करने वाले यहूदियों के कारण हुआ, जो बहुत ही अधिक ब्याज वसूला करते थे। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके दावे का पक्का सबूत यह है कि अरब देशों में यहूदियों का उत्पीड़न नहीं हुआ था। दरअसल महमूद अब्बास द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी तानाशाह हिटलर द्वारा यहूदियों के व्यापक नरसंहार के संदर्भ में बोल रहे थे। आपको बता दें कि इस होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मरवा दिया था, जिसमें 15 लाख बच्चे थे। इजरायली नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अब्बास के यहूदी विरोधी बयान की निंदा करने की अपील भी की है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की कड़वाहट इस भाषण के बाद थोड़ी और बढ़ गई है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच कड़वाहट कम करने की कोशिशों की। संभावना जतलाई जा रही है कि दोनों देशों के प्रमुख जल्द ही बैठकर शांति वार्ता करेंगे। किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कब बैठक होती है और इसका क्या नतीजा निकलता है, यह बात की बात है। लेकिन इससे पहले इस कोशिश के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग की जा रही है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शिखर वार्ता मई के अंत या जून के शुरुआत में हो सकती है। इस वार्ता के संबंध में ट्रंप ने हाल ही में दिए अपने बयान में कहा था कि सबसे मुख्य बात यह है कि मैं शांति चाहता हूँ। यह एक बड़ी समस्या थी और मुझे लगता है कि चीजें अब अच्छी होने जा रही हैं।
इस बैठक को दुनिया में शांति स्थापना के कदम के रूप में देखते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की बात कही थी। मून ने कहा था कि ऐतिहासिक कोरिया शिखर वार्ता के लिए उनके नोबेल पुरस्कार जीतने की जगह ट्रंप इसके हकदार हो सकते हैं। हमें केवल शांति की जरूरत है। मून जे इन के बाद रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की है। पार्टी के सदस्यों का कहना है कि ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ परमाणु तनाव को कम करने की दिशा में काम किया है, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि ल्यूक मेसर की ओर से एक चिट्ठी नॉर्वे स्थित नोबेल कमेटी को भेजी गई है। इस चिट्ठी में 18 रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी आक्रामकता कम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन ट्रंप की शांति से अपनाई गई नीतियां काम कर रही हैं और ट्रंप नॉर्थ कोरिया को समझौते तक लेकर आए हैं। प्रतिबंधों ने नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया था और इसकी वजह से ही नॉर्थ कोरिया को समझौते तक लाया जा सका है। हालांकि अमेरिका में राजनेताओं का एक धड़ा ये भी मानता है कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। तो यह देखना होगा कि अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा की तरह ही डोनाल्ड ट्रंप भी नोबेल शांति पुरस्कार को अपनी झोली में डाल पाते हैं या नहीं। नोबेल शांति पुरस्कार किसी न किसी को तो मिल ही जाएगा, लेकिन इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित होने की आशंका बन गई है। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था सेक्स स्कैंडल में फंस गई है, जिसके बाद 2018 में साहित्य का नोबेल अब नहीं दिया जाएगा। दरअसल फ्रेंच फोटोग्राफर ज्यां क्लाउड अर्नॉल्ट के कथित यौन दुराचार को लेकर स्वीडिश एकेडमी आलोचनाओं के घेरे में है। अर्नॉल्ट की शादी स्वीडिश एकेडमी के एक पूर्व सदस्य के साथ हुई है, इसीलिए एकेडमी ने ये फैसला लिया है कि इस साल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि एकेडमी के कुछ सदस्यों का मानना था कि इसके लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। पिछले साल नवंबर में 18 महिलाओं ने #MeToo आंदोलन के माध्यम से अर्नॉल्ट पर यौन हमला और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। एकेडमी की परिसंपत्ति को लेकर भी कथित तौर पर कई आरोप लगाए गए हैं। अर्नॉल्ट ने सभी आरोपों से इनकार किया है। संगठन ने उनकी पत्नी और कवयित्री और लेखिका कैटरीना फ्रोस्टेंसन को 18 सदस्यीय कमेटी से निकालने को लेकर वोट किया। इसके अगले दिन एकेडमी की स्थायी सदस्य सारा डेनियस ने कहा कि संस्थान ने कथित आरोपों के बाद अर्नॉल्ट से पूरी तरह संबंध तोड़ लिया है। उन पर एकेडमी के कर्मचारी और सदस्यों के रिश्तेदारों के साथ अवांछित यौन संबंध बनाने के आरोप हैं। डेनियस समेत अब तक एकेडमी के 6 सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। एकेडमी के भीतर उपजे इस विवाद के कारण साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देने पर असमंजस की स्थिति बन गई थी और अंततः अकादमी ने इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं देने की घोषणा की है। अकादमी ने कहा है कि वो 2018 के विजेताओं की घोषणा 2019 के विजेताओं के साथ ही करेगी। इससे पहले 1943 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर स्थगित कर दिया गया था। असमंजस की स्थिति साउथ चाइना सी पर भी बनी हुई है, जिस पर एक और चीन अपना दावा और कब्जा बढ़ाता जा रहा है और इस वजह से एक बार फिर अमेरिका चीन आमने सामने हो गए हैं। दक्षिण चीन सागर यानी SCS पर अपने दावे को लेकर चीन ने अपने आक्रामक रुख को और तेज कर दिया है। बीजिंग ने SCS में मिसाइलें और एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी है। पिछले कुछ समय में चीन इस क्षेत्र में 7 आइलैंड, मिसाइल स्टेशन, हैंगर और रडार स्टेशन बना चुका है, जिससे अमेरिका समेत कई देश सकते में आ गए हैं। चीन कहता है कि यह निर्विवाद रूप से उसका इलाका है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान इस क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों पर अपना दावा करते हैं, जिसे चीन खारिज करता आया है। चीन के मिसाइलें तैनात करने के नए दांव के बाद SCS को लेकर इन देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंकाएं जतलाई जा रही हैं। वैसे मिसाइल की कथित तैनाती पर चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि नानहासा द्वीप और इससे जुड़े द्वीप पर चीन का निर्विवाद रूप से आधिपत्य है। उधर अमेरिका ने कहा है कि चीन जिस तरह से इस इलाके का सैन्यीकरण कर रहा है, उसके तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव होंगे। और अब बात करते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद की। इस कंपनी को 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित जीत का श्रेय दिया गया था, लेकिन हाल ही में इस पर फेसबुक के डेटा चोरी करने का आरोप भी लगा। अब ब्रिटेन स्थित यह पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी अपना कारोबार बंद कर रही है।
फेसबुक के डेटा शेयरिंग के आरोप में फंसी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के प्रवक्ता क्लेरेंस मिशेल ने एक बयान जारी कर कहा कि पिछले कई महीनों में कैम्ब्रिज एनालिटिका पर कई तरह के आरोप लगे हैं और कंपनी अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के प्रयासों के बावजूद उन गतिविधियों को लेकर बदनामी झेल रही है जो न सिर्फ वैध हैं, बल्कि राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में ऑनलाइन विज्ञापन के घटक के रूप में स्वीकार्य भी है। नकारात्मक मीडिया कवरेज से कंपनी के ग्राहक और सप्लायर्स हमसे दूर चले गए। परिणाम स्वरूप हम अधिक समय तक कारोबार जारी नहीं रख सकते। बयान में यह भी कहा गया है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका की पेरेंट कंपनी HCL इलेक्शंस दिवालिया हो गई है और उसकी दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैम्ब्रिज एनालिटिका चर्चा में तब आई जब इसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम किया। उसे 2016 में अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित जीत का श्रेय मिला था, लेकिन बीते दिनों कंपनी पर आरोप लगा कि उसने अवैध तरीके से 9 करोड़ फेसबुक यूजर्स के अकाउंट में सेंध लगाई थी, जिसके बाद कंपनी ने इस डाटा का गलत इस्तेमाल किया। कंपनी ने न सिर्फ अमेरिकी यूजर्स के डेटा में सेंधमारी की, बल्कि एशियाई देशों के यूजर्स का डाटा भी चुराया है। बेईमानी की बात निकली है तो चर्चा करते हैं पाकिस्तान की, जहां पहले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के आरोप की सजा राजनीतिक निर्वासन के रूप में मिली और अब ख्वाजा आसिफ भी उसी राह पर हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद अब पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया है। 3 सदस्यों की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को ये बड़ा फैसला सुनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के याचिकाकर्ता उस्मान डार ने पिछले साल एक याचिका दायर कर मांग की थी कि आसिफ को अयोग्य ठहराया जाए, क्योंकि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात का वर्क परमिट भी रखा है। डार ने याचिका में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के नेता आसिफ पर अपने नामांकन पत्र में UAE की एक कंपनी में अपने रोजगार और मासिक वेतन की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि उस्मान डार 2013 में आसिफ से ही चुनाव हार गए थे। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें संसद से जीवन भर अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। आसिफ ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि वह अनजाने में अपने नामांकन पत्र में विदेश में काम करने के परमिट का उल्लेख करने से चूक गए थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। आसिफ ने सियालकोट में पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए इस फैसले को चुनौती देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ सकूंगा तो कोई और मेरे स्थान पर चुनाव लड़ेगा। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने से मुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। मैं 28 वर्ष से लोगों की सेवा कर रहा हूं। गौरतलब है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने 27 अप्रैल को अपने फैसले में कहा था कि आसिफ संविधान के अनुसार बेईमान साबित हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति या आय के स्रोत का खुलासा नहीं करके एक सार्वजनिक पद धारण करने के लिए संविधान की जरूरतों को पूरा नहीं किया। न्यायालय ने ये भी कहा है कि वह 2013 आम चुनाव में भी चुनाव लड़ने योग्य नहीं थे। तो ख्वाजा आसिफ का राजनीतिक भविष्य क्या होता है, यह पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ही तय करेगी। वैसे ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के सांसद साजिद जावेद गृह मंत्री नियुक्त किए गए हैं। पाकिस्तानी मूल के सांसद 48 बरस के साजिद जावेद को ब्रिटेन में अहम पद पर बिठाया गया है। पूर्व निवेश बैंकर जावेद गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले सांसद बन गए। वह ब्रोम्सग्रोव से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं और ब्रिटिश सरकार में पहले भी व्यापार एवं संस्कृति मंत्रालय की बागडोर संभाल चुके हैं। साजिद जावेद के पहले अम्बर रूड गृह मंत्री थी। उन्होंने यह बात स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया कि प्रवासियों के निर्वासन लक्ष्यों की सच्चाई को लेकर उन्होंने संसद को अनजाने में गुमराह किया था। उन्होंने लिखा कि मैं समझती हूँ कि यह करना आवश्यक है, क्योंकि मैंने गृह मंत्रालय की प्रवर समिति को विंडरश मुद्दे पर पूछताछ के दौरान अवैध प्रवासियों को हटाए जाने के मामले में अनजाने में उन्हें गुमराह किया। हाल के दिनों में अंबर और थेरेसा ने विंडरश जेनरेशन से कई बार माफी मांगी है और कहा है कि 1973 से पूर्व के राष्ट्रमंडल के जिन सभी प्रवासियों को ब्रिटेन की नागरिकता नहीं मिली, उन्हें यह मिलेगी और जो प्रभावित हुए हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा। आपको बता दें कि विंडरश जनरेशन उन लोगों को कहा जाता है जिनके पूर्वज दूसरे विश्व युद्ध के बाद कैरेबियाई देशों से मजदूरी के लिए ब्रिटेन आ गए थे। विंडरश नाम के जहाज में इन लोगों को इंग्लैंड लाया गया था, इसलिए ये विंडरश कहलाने लगे। इनके साथ आए बच्चों को अपनी पहचान, नागरिकता और वैध दस्तावेज के लिए संघर्ष करना पड़ा। यही विंडरश विवाद कहलाता है। गृह मंत्री पद पर साजिद जावेद की नियुक्ति को विंडरश प्रकरण से पैदा स्थिति से निपटने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
वर्ष 1960 के दशक में ब्रिटेन से आकर बसे एक पाकिस्तानी बस चालक के बेटे जावेद को उनके समुदाय, स्थानीय सरकार एवं आवासीय मंत्री के कैबिनेट पद से पदोन्नत करके नई जिम्मेदारी दी गई है। और अब खबर दुनिया रंग बिरंगी से। अम्यूजमेंट पार्क में तरह तरह के करतबों को देखना और खुद भी इनका हिस्सा बनना काफी दिलचस्प लगता है। लेकिन क्या होता है जब आप 100 फीट की ऊंचाई पर हवा में कुछ देर के लिए उल्टे लटके रहें? देखते हैं रिपोर्ट। जापान के ओसाका शहर में यूनिवर्सल स्टूडियो के थीम पार्क में 100 फीट की ऊंचाई पर 64 लोगों की जान हवा में कुछ देर लटक गई। पार्क से लगी फ्लाइंग डायनासोर की राइड का मजा लेने गए लोग इस पर सवार थे। शोर शराबे और खुशी की चीख के बीच झूले का मजा लिया जा रहा था, लेकिन जब यह झूला आधे रास्ते में जाकर अटक गया और उसमें बैठे लोगों के सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर गए तो रोमांच दिल थामने वाला बन गया। पार्क के प्रवक्ता के मुताबिक पार्क में 2 रोलर कोस्टर झूले लगे हैं जो 100 मीटर लंबे हैं। इनमें 32 लोग सवार थे, लेकिन अचानक यह दोनों झूले आधे रास्ते में अटक गए। जुरासिक पार्क से प्रेरित इस खास आकर्षण से सभी यात्रियों को 2 घंटे की मेहनत के बाद सही सलामत उतार लिया गया। दोनों ही राइड सुरक्षा जांच और रिपेयर के बाद दोबारा शुरू कर दी गई। यहां आने वालों से पार्क की ओर से माफी भी मांगी गई। जापान की यूनिवर्सल स्टूडियो में हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग आते हैं। यह दुनिया के 4 यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क में से एक है। यहाँ के खास आकर्षणों में यूनिवर्सल ऑरलैंडो रिजॉर्ट है। इसमें द विजार्डिंग वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर का नाम बेहद खास है। जापान में गोल्डन वीक के दौरान 1 हफ्ते की राष्ट्रीय छुट्टी थी। इस वजह से यहाँ मस्ती वाली तमाम जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। डायनासोर पर बैठने का मजा सजा में तब्दील हो सकता था। गनीमत है कि सबको सही सलामत उतार लिया गया। अंत भला तो सब भला। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।